पहला टॉपिक है थोड़ा इनकम टैक्स का। सब तो पहले गल ही करते हैं भी इनकम टैक्स की होता है। इनकम टैक्स सानू सब तो पहला ही पता है सबनों भी डायरैक्ट टैक्स है ਜਿਹੜਾ कि कैलकुलेट होंदा साडी इनकम ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਨਕਮ ਟੈक्स इज द फाइनेंशियल इनकम ऑफ पर्सनस कॉरपोरेशन और अदर लीगल एंटिटीज। जिन्नियां लीगल एंटिटीज ने जिन्नी फर्म्स ने जिन्हां ਦੀ इनकम ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈक्स पे करना ही ਪੈਂਦਾ है। ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟੈਕਸ पे ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ पे ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇਜ਼ form of direct tax. Tax is financial charge imposed by the government on income, commodity or activity। गवर्नमेंट ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੂਪ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਨਕਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਗਾਏਗੀ ਸਾਡੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। लिखे इन्होंने गवर्नमेंट कहना दो प्रकार के थोड़े टैक्स लगाती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स विच इज बर्डन ऑन टैक्सेस डायरेक्टली ऑन दी पेयर ऑन दी, जिहदा बर्डन सानू कहना डायरेक्टली हुंदा है। असीं अपनी इनकम कैलकुलेट करके जिन्नी साडी इनकम बनदी होगी, जो स्लैब रेट साडे चल रहे होंगे, उस दे अकॉर्डिंग असीं पेमेंट्स गवर्नमेंट जो इस टैक्स को लगाएगी जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है, इसका बर्डन हमारे ऊपर डायरेक्ट ही होगा। इनडायरेक्ट टैक्स में इन्होंने दिए आपके पास एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, जैसे हम बोल सकते हैं वैल्यू टैक्स या फिर जीएसटी भी बोल सकते हैं। वो सारे हमारी टाइप्स आती हैं इनडायरेक्ट में। जो हम डायरेक्ट पे करते हैं वो हमारा इनकम टैक्स है, जिसके बारे में हमने पूरी स्टडी करनी है। इनकम टैक्स अलग अलग हेड में देखी जाएगी। इनकम टैक्स कैलकुलेट करने तो आपके 5 हेड निकल के आते हैं। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, जितनी आपकी सैलरी होगी पूरे साल की आपको देखनी होती है, उसको प्लस करके इनकम टैक्स उसमें से निकालना होगा। दूसरी होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए आपके पास घर वगैरह है, आपने वो रेंट वगैरह पे दी हुई है, क्योंकि आपकी तो वो इनकम निकल के आ रही है, आपने किराए पे दी है या किसी को ठेके पे दी है, वो आपकी सारी इनकम मानी जाएगी। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, आप किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, उसमें से भी हमें अपनी इनकम दिखानी होती है और उसका टैक्स भी हमें पे करना होता है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स होते हैं आपने कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे उसका जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो सारी आपकी इनकम गिनी जाती है। ये नहीं होता कि आपने 5 लाख मान लीजिए कहीं इन्वेस्टमेंट की है, फिर 5 लाख आपकी इनकम गिनी जाएगी, उसका जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल गेन का। उसके अलावा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मान लीजिए आपको लॉटरी से पैसे मिले, कोई गेम से पैसे मिले, हॉर्स राइडिंग से मिले, या फिर ऐसे ही आपने किसी ने गिफ्ट वगैरह दिए हैं, जो गिफ्ट आपके 50,000 से ज्यादा की अमाउंट के होंगे, वो सारे आपके इनकम में माने जाते हैं, तो उनके ऊपर भी हमें टैक्स देना होता है। इनमें से कुछ चीजों के ऊपर छूट भी होती है हमारी, किन किन इनकम के ऊपर हमारी टैक्स नहीं लगता है, उसके लिए हमारे आगे टॉपिक आएंगे, उनको वहां पे डीपली हम पढ़ लेंगे। क्योंकि जो स्टार्टिंग से पढ़ते चले जाएंगे ना, टॉपिक ये होगा भी आप जितने टॉपिक ध्यान से पढ़ते जाएंगे वो आपके दिमाग में वैसे बैठते जाएंगे, कौन सी चीज हमारी लेस होगी, कौन सी चीज प्लस होगी। सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इनकम। इनकम क्या होती है? देखो भी इनकम के लिए इन्होंने लिखा है इनकम मीन्स इंक्लूड, सबसे पहले प्रॉफिट एंड गेन। कहीं से भी आपको कोई प्रॉफिट हुआ है या फिर गेन हुआ है, गेन का मतलब आपने इन्वेस्टमेंट की थी, आपको पैसा वो मिला है, उसका इंटरेस्ट वगैरह, तो आपकी इनकम मानी जाएगी। दूसरा डिविडेंड, आपने किसी कंपनी के शेयर वगैरह खरीदे हुए हैं, आपको डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड किस पे मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे। सिर्फ जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं उनका डिविडेंड जो मिलेगा वो आपकी इनकम होगी। उसके बाद वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का मतलब कि आपने किसी भी रिलीजियस पर्पस में पैसा लगाया, कोई साइंटिफिक रिसर्च में पैसा लगाया, किसी ट्रस्ट में पैसा लगाया, किसी यूनिवर्सिटी में पैसा लगाया, या फिर किसी इलेक्ट्रल ट्रस्ट में पैसा लगाया, जिससे आपको कोई ना कोई पैसा मिला है। मीन्स आपके पास कोई भी जगह थी, आपके पास पैसा था, आपने लगा लिया कि मुझे इनकम हो जाएगी थोड़ी बहुत, तो आपका वो भी सारी आपकी इनकम गिनी जाएगी। वैल्यू ऑफ एनी परक्विस्ट और प्रॉफिट इन लाइफ सैलरी टैक्सेबल। हमने मान लो सैलरी में भी किसी प्रकार के कोई गिफ्ट वगैरह मिले हैं, परक्विस्ट हम ऐसे बोल सकते हैं, अलग से हमें कोई इंसेंटिव तौर पे मिले हैं, तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी। एनी स्पेशल अलाउंस बेनिफिट स्पेशली ग्रांटेड टू असेसी ऑन मीट एक्सपेंसिव होली। कंपनी में आप है, आपको कोई स्पेशल अलाउंस मिले हैं, वैसे तो खर्चे मिलते हैं कंपनी में, वो हमारी कंपनी में पहले ही लेस हो जाते हैं। अगर आपको कोई स्पेशल मिले हैं तो वो आपके लिए इनकम माने जाएंगे। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस और डियरनेस अलाउंस। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस का मतलब होता है, मान लीजिए जो आपको पर्सनल कंपनी ने ड्यूटीज के लिए आपको लिए खर्चे दिए हैं, आपको रहने रोने का खर्चा हो गया या आने जाने का खर्चा कंपनी दे रही है,
वो आपकी इनकम मानी जाएगी। बेनिफिट और परक्विस्ट टू ए डायरेक्टर, कंपनी में कोई बंदा डायरेक्टर है, उसको किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट हुआ है, या कोई गिफ्ट वगैरह में पैसे मिले, या कोई सैलरी वगैरह मिल रही है, तो उसके वो इनकम मानी जाएगी। एनी बेनिफिट और परक्विस्ट और रिप्रेजेंटेटिव असेसी, आपकी जगह में कोई बंदा रिप्रेजेंटेटिव असेसी है, इनकम हो रही है, तो आपकी वो इनकम मानी जाएगी, क्योंकि वो तो सिर्फ आपकी जगह पे बंदा गया हुआ है। उसके बाद किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का हमें मीनिंग पहले क्लियर हो गया। कहीं पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका आपको जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। इंश्योरेंस प्रॉफिट, हम इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं, हमें लास्ट में जाके जो इंश्योरेंस पे प्रॉफिट मिलता है वो आपकी इनकम मानी जाएगी, ठीक है। बैंकिंग इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मान लो बैंकिंग इनकम हो रही है आपको, बैंकिंग इनकम कैसे होगी, आपने जो भी किसी प्रकार का इंटरेस्ट ब्याज वगैरह मिला है तो वो आपकी सारी इनकम मानी जाएगी। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अगर आपने लॉटरी से या फिर किसी गेम से पैसा जीता है वो सारा आपका टैक्सेबल इनकम में आता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय जितना भी पीएफ फंड में पैसा डालते हैं वो भी आपकी इनकम मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो इनकम होती है वो ग्रैंड इनकम लेते हैं, मीन्स आपका जो ग्रैंड इनकम होती है उसका टोटल लेते हैं, बाद में उसमें से जो छूट होती है वो माइनस करके टोटल निकाल फिर नेट निकालते हैं। अमाउंट रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर मान लीजिए कोई कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में आपने पैसे रिसीव किए हैं तो वो आपको इनकम मानी जाएगी। अमाउंट रिसीव्ड फॉर नॉट कैरिंग नॉट आउट एनी एक्टिविटी, आपको कोई ऐसा पैसा मिला जिसके लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है आपको, वो आपके लिए क्या फिर इनकम मानी जाएगी। गिफ्ट रिसीव्ड ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 50,000, किसी बंदे से कहता 50,000 से ज्यादा का आपको गिफ्ट मिल जाता है तो वो भी आपका इनकम होगा। कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू करने में आपको किसी के प्रकार का कोई कंसिडरेशन मिला, कंसिडरेशन होता है सहमति से किसी के प्रकार का कोई पैसा मिल गया, मैंने मान लो डिस्काउंट में मैंने शेयर इशू करी, मैंने बोला कि मैं उसमें से अपना इंसेंटिव लूंगा, तो मैंने शेयर सेल करवा दी, मुझे जो इंसेंटिव मिल रहा है तो वो मेरी इनकम मानी जाएगी। तो ये काफी टाइप से जिन्होंने लिखा भी आपकी इनकम में हमेशा ही कैलकुलेट होते हैं। इन सभी चीजों को पहले टोटल में लिया जाता है, उसके बाद जो चीजें हमारी लेस होने वाली है लेस करके फिर हमारी नेट इनकम निकाली जाती है। उसके बाद हमारे पास फीचर्स ऑफ इनकम, ये इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार पूछ लेते हैं अभी इनकम कितने प्रकार की है, या फिर इनकम के काइंड्स लिखे, या फिर पूछ लेते हैं इनकम के फीचर्स, इनकम कैसे कैसे मिल सकती है, कैसे कैसे चीज को इनकम गिना जाएगा। सबसे पहले कैश और काइंड, आपको क्या था इनकम कैश में भी मिल सकती है या फिर बैंक में भी मिल सकती है। आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पास जब तक कैश नहीं आएगा वो इनकम नहीं मानी जाएगी, अगर आपके बैंक में भी पैसे जा रहे हैं तो भी आपकी वो इनकम मानी जाती है। रिसिप्ट बेसिस और एक्यूरल बेसिस, कई बार ऐसा होता है भी हमने पैसा लेना है या किसी बार आउटस्टैंडिंग खड़े हैं पैसे, आप उसको दिखा रहे हैं इनकम, तो आपकी वो इनकम आनी जाएगी। कई बार आपने अपने अकाउंट्स में देखे होंगे इनकम रिसीवेबल, तो आपकी इनकम मानी जाती है। मान लीजिए हमने किसी की सर्विस वगैरह की तो हमें उसके पैसे मिलने हैं, किसी बंदे को डिस्काउंट दिया था तो डिस्काउंट अभी मिलना है हमें, तो वैसे सारी इनकम्स आपकी इनकम ही मानी जाएंगी जो आपकी पेंडिंग बेस पे भी खड़ी है तब भी। उसके बाद आपका कहते हैं भी इनकम आपकी टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। मतलब कि कई बार ऐसा होता है हमारा कोई काम ऐसा चल रहा है वो सीजनल बेस पे है, एक सीजन लगा हमारी इनकम होगी, एक सीजन हमारे पास काम नहीं होता, तो आपकी कहता है परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी बेस पे। आप ये नहीं बोल सकते मैंने 5 महीने कमाया है वो मैं इनकम में नहीं गिनूंगा, तो आपको गिन के दिखाना ही होगा। लमसम और इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट कहता सॉरी इनकम आपको कहता लमसम का मतलब होता है टोटल की टोटल अमाउंट भी मिल सकती है। कई बार इंस्टॉलमेंट में जैसे एग्जांपल कंपनी में सैलरी मिलती है वो मंथली बेस पे मिलती है, वो इंस्टॉलमेंट ही हो गई एक तरह की। कुछ हम लगा लें जैसे मान लो मैंने किसी इंश्योरेंस में पैसा लगाया, मुझे साल बाद ही वो पैसा मिल रहा है जब मनी बैक मिल रहा है, तो मेरी इनकम हम तो इंस्टॉलमेंट तो देते हैं लेकिन जब हमें प्रॉफिट मिलना है तो इकट्ठा मिलेगा। जैसे मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की, मुझे साल बाद इंटरेस्ट मिल रहा है किसी कंपनी में, तो मेरी इनकम इकट्ठी ही आ जाएगी। वो गिफ्ट कहता है वैसे तो कंपनीज में आपको मिलते हैं वो हमेशा कम मिलते हैं, अगर आपको गिफ्ट 50,000 से ज्यादा का मिल रहा है तब आपको वो इनकम टैक्स में लेना ही होगा, मीन्स आपकी वो इनकम मानी जाती है और पूरी की पूरी टैक्सेबल होती है अगर 50,000 से ज्यादा का आपको इनकम मिलता है तो। रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट्स, आपको किसी भी प्रकार की कैपिटल रिसिप्ट, एग्जांपल आपके पास कोई कैपिटल एसेट्स पड़ी थी, मींस फिक्स एसेट वगैरह पड़ी थी, आपने उनको सेल कर दिया तो उससे आपको जो पैसा मिला तो आपकी कैपिटल इनकम मानी जाएगी। डेफिनेट सोर्स का मतलब होता है जब आपको पता होता है भी किसी एक जगह से आपको पक्के ही पैसे आ रहे हैं। जैसे इन्होंने लिखा है भी फ्रॉम ए ट्री और ए क्रॉप फ्रॉम द फील्ड्स, मान लो खेतों में आपके पास खेती का काम है, आपको इनकम आ रही है, आपने दरख्त वगैरह लगाए हुए हैं उनको बेच के आप पैसे कमाते हैं, तो वो भी आपको पता है डेफिनेट सोर्स है, मुझे जहां से इनकम, फ्रूट वगैरह है वहां पे उस पर फ्रूट सेल होते हैं तो आपको वो इनकम ही मानी जाएगी।
इनकम मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड, इनकम हमेशा बाहर से आती है। आप अपने घर में बैठे बोलोगे मेरे को इनकम हो रही है, वो इनकम कभी नहीं होती। आपको बाहर का कोई सोर्स दिखाना ही होता है, इनकम में हमेशा बाहर से ही होती है। टेंटेड इनकम, टेंटेड इनकम होती है इनकम अर्न लीगली और इलीगली रिमेन्स इनकम। चाहे कहता है आपने लीगली इनकम कमाई है चाहे इलीगल इनकम कमाई। इलीगल का मतलब होता है आपने किसी हॉर्स राइडिंग में पैसा लगा दिया, कोई लॉटरी लगा दी, तो वो आपके पास इलीगल बेस कहीं से भी आपके पास पैसा आए, वो आपकी कौन सी इनकम होगी, इनकम टैक्स माना जाएगा। उसको एज पर प्रोविजन जो इनकम टैक्स का होगा उसके अकॉर्डिंग हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। वॉलेंट्री रिसिप्ट, वॉलेंट्री रिसिप्ट का मतलब एज पर गिफ्ट ही होता है। किसी ने आपको अपनी सहमति से कोई पैसा दे दिया, कोई गिफ्ट दे दिया, तो आपकी वो इनकम ही मानी जाएगी। आप बोलेंगे उसने तो मुझे ऐसे ही पैसे दे दिए, मुझे तो आपने तो वो पैसा रखा है ना अपने पास, बैंक में आपके पास पैसा है, तो आपकी वो इनकम में दिखाना जरूरी होगा आपको। फिर है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इनकम। इनकम का टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, मतलब कितने प्रकार में टैक्स लगता है। सबसे पहले इनकम आती है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या होती है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा टैक्स लगता है, जिसमें हम फुली टैक्सेबल बोल सकते हैं। एग्जांपल जैसे सैलरी, रेंट, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, प्रोफेशनल गेन। प्रोफेशनल गेन्स का मतलब होता है भी आपने कोई प्रोफेशनल काम किया था, उसका आपको पैसा मिला। फुली टैक्सेबल जिम्मे प्रोफेशनल आप गल कर सी प्रोफेशनल गेन का मतलब होता है मान लो कोई भी प्रोफेशनल काम कर रहा है, जिमें कि एग्जांपल लॉयर, डॉक्टर्स, वो अपनी फीस तो चार्ज करते ही नहीं, तो उन्होंने वो इनकम मनी जाती है, क्योंकि जो चेक किसी ने चेक कराने ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ देने ਪੈਂਦੇ हैं। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੁੱਲੀ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੰਪਟਡ ਇਨਕਮ। ਐਗਜ਼ੰਪਟਡ ਇਨਕਮ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਇਨਕਮਸ ਆਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੰਪਟਡ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀ ਮੈਨੇ, ਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੰਪਟਡ ਇਨਕਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਬੇਟੇਬਲ ਇਨਕਮ। ਰਿਬੇਟੇਬਲ ਇਨਕਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਰਿਬੇਟੇਬਲ ਇਨਕਮ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਦੀ ਫੀਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 400 ਰੁਪਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਇਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਗੇ ਹੈਡ ਆਣੇ, ਉਹਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸੇਬਲ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਰਿਬੇਟੇਬਲ ਇਨਕਮ। ਮੀਨਸ ਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਉੈਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਨਕਮ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰਿਬੇਟੇਬਲ ਇਨਕਮ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंसिव, रेवेन्यू एक्सपेंसिव, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਨ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸਿਪਟ ਬਾਰੇ। ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸਿਪਟਸ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲਾਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸਿਪਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸਿਪਟਸ। ਫਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸਿਪਟਸ। ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸਿਪਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਵਰਕ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਡੇਲੀ ਵਰਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਲੀ ਵਰਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਾਡੀ ਰਿਸਿਪਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸਿਪਟਸ। ਫਿਰ ਹੈਗੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਕਸ ਐਸਟ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋਣਗੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਜੋ ਖਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਮੀਨਸ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕੈਪੀਟਲ ਲੋਸ ਔਰ ਰੈਵਨਿਊ ਲੋਸ। ਕੈਪੀਟਲ ਲੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟਸ ਜੋ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਲੋਸ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਰੈਵਨਿਊ ਲੋਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਗੁੱਡਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਵੇਸਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਪਰਸਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ 3 ਟਾਈਪਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਕਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰ ਲੋਸ ਦੀਆਂ।
जरूरी आएगा फीचर वगैरह का। ये आता है। उसके बाद है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। कई बार ये भी पूछ लेता है भी इनकम टैक्स के बेसिक कंसेप्ट क्या है, मींस क्या क्या चीजें उसमें देखी जाती हैं। सबसे पहले उसमें आता है असेसी। असेसी वो पर्सन होता है जिसने टैक्स पे करना होता है, मींस जिसकी इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए आपने अपनी इनकम टैक्स पे करना है तो आप क्या बन जाएंगे, असेसी। उसके बाद है पर्सन। पर्सन कहता है काफी प्रकार के हो सकते हैं, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई कंपनी, कोई फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, सबके बारे में बताया। सबसे पहले इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होगा सिंगल पर्सन जो कहीं से भी इनकम जनरेट कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम है, हमें कोई सैलरी मिल रही है तो हमारा इंडिविजुअल में आ जाते हैं। दूसरा है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसको मतलब जब ज्वाइंट फैमिली बिजनेस कर रही होती है उसमें एक बंदे को कर्ता दिखा रखा होता है, मीन्स वो हर जगह उसके साइन चलते हैं, प्रोप्राइटर अकाउंट उसी के नाम पे होते हैं। मान लीजिए वो बंदे की डेथ भी हो जाती है तो ये नहीं होता कि वो बिजनेस बंद हो जाता है, उसमें क्या है फिर फैमिली वाले मिलकर एक लेटर लिख के सब जगह दे देते हैं कि हमने अपना कर्ता चेंज कर लिया। बिजनेस वैसे का वैसा चलता रहता है। फिर है एक कंपनी। कंपनी का मीनिंग हो गया जहां पे सात से ज्यादा मिलकर बंदे बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे। कंपनी की कंडीशन है, प्राइवेट कंपनी है तो 2 पर्सन चाहिए, पब्लिक कंपनी तो 7 पर्सन चाहिए। जब मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो कंपनी मानी जाएगी। फिर उसके बाद फर्म। फर्म आपकी प्राइवेट भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जहां पे कहता कोई बंदे इकट्ठे होकर बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल माने हम कोई बैंक का बिजनेस हो रहा है, इंडिविजुअल्स इकट्ठे होकर जब बिजनेस करते हैं एसोसिएट ऑफ पर्सन कह सकते हैं। या फिर एग्जीक्यूटिव, जैसे कोई होता है ना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वगैरह होते हैं, वो मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं या कोई संस्था चला रहे हैं, उसको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोल देंगे। कोई लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी जैसे हम बोल रहे भी कोई कॉर्पोरेशन टाइप खुली हुई है, जैसे कोई आपने है वही सारी इसमें आ जाएंगी। आपने कोई संस्था वगैरह जैसे खोली हुई है जिससे आपको कोई इनकम हो रही है तो वो आपकी पर्सन्स में आ जाती है। उसके बाद एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स आइडियल, कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन्स मीन्स जिसके नाम पे बिजनेस चल रहा है वो सारा आपका इनकम में ही आएंगे। उसके बाद आपके पास इसमें आता है टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी कहता कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की मेन कंपनी हमारी होती है। पब्लिक, पहले तो हम डोमेस्टिक कंपनी मानेंगे जो हमारी इंडिया में है। उसके बाद फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी में जिनका बिजनेस बाहर होता है। फिर हमारे पास आता है इसके बाद इनकम, क्योंकि जब इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास निकल के आता है इनकम। इनकम के बारे में हमने पहले ही मान लिया, किसी प्रकार का प्रॉफिट गेन, कोई सैलरी, कोई हमें कहीं से गिफ्ट वगैरह मिल रहे हैं या कहीं से भी हमें पैसा आ रहा है, कोई इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह, वो सारी आपकी क्या आ जाती है, इनकम। फोर्थ हमारे पास आ रहा है डिविडेंड। डिविडेंड भी ऑलवेज देखा जाता है इनकम टैक्स में, इसका कंसेप्ट है। डिविडेंड हमेशा किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये पॉइंट हमेशा माइंड में रखना होगा। डिविडेंड हमेशा शेयर होल्डर को मिलता है, लेकिन जिस कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे उनको डिविडेंड सिर्फ उनके लिए होता है। बाकी मान लो किसी ने डिवेंचर है तो उनके लिए इंटरेस्ट होता है। फिर हमारे पास निकल के आता है 5th पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ इंडिया। इंडिया क्या मतलब होता है, टेरिटरी ऑफ द इंडिया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है हमारी बाउंड्रीज कितनी है, उस बाउंड्री में बंदा रह के जितना बंदा पैसे कमा रहा है वो इंडिया में माना जाएगा। टेरिटरी, वाटर्स, सीडेड, सब सॉइल, अंडरलाइंग सच वाटर्स। मान लीजिए हमारे पास जितना पानी आसपास हमारे इधर घूम रहा है, जहां पे हमारी हदबंदी है वो सारा इंडिया में माना जाएगा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जहां तक हमारी मीन्स पहाड़ी वगैरह एरिया हैं वो सारे हमने, क्योंकि हर जगह पे बॉर्डर लाइंस बनी हुई हैं, वो बॉर्डर एरिया के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी हमारी आती है वो सारी इंडिया में मानी जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है, जिस ईयर में इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए आपने अपना इनकम टैक्स पे करना है, आप अपना इनकम टैक्स कौन से साल का पे करेंगे, पिछले साल का, लेकिन जिस साल में हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारा कौन सा ईयर हो जाता है, असेसमेंट ईयर। मान लीजिए आपने पिछले साल का टैक्स पे करना है, आप 20-21 में पे करेंगे तो ये वाला ईयर आपका कौन सा हो जाएगा, असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर होता है जिस ईयर की हमें टैक्स पे करनी होती है, मीन्स पिछले साल की। एज पर एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से जैसे एग्जाम्पल दी हुई है वो लिख देंगे। पहले जैसे असेसमेंट दिया उन्होंने 2013-14 आपका असेसमेंट, 12-13 आपका प्रीवियस, मीन्स 12-13 की इनकम 13-14 में पे कर रहे हैं वो। उसके बाद हमारे पास 8वें नंबर आता है ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम का मतलब होता है जितने प्रकार की भी आपको इनकम हुई है उन सभी इनकम को एक जगह लिख के उनका टोटल कर लेना, वो आपका ग्रोस होता है। उसमें से किसी भी प्रकार के इनकम और रिबेट वाली को माइनस अभी तक नहीं किया जाता, सबसे पहले सभी इनकम को एक जगह लिख के टोटल करके दिखाया जाता है। फिर हमारे पास आती है टोटल इनकम। टोटल इनकम का मतलब कि हम ये देख लेंगे कि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम, मान लीजिए कहीं
हाउस प्रॉपर्टी से आई है, या बिजनेस से आई है, या लॉटरी वगैरह से आई है, या फिर अदर सोर्सेज से आई है, या कैपिटल गेन से, उन सभी चीजों को टोटल किया जाता है। एक इसमें हमारे पास है नेट इनकम भी लिख दी। नेट इनकम होता है आपकी जो भी सारी इनकम्स होंगी उसमें से जितनी टैक्स फ्री इनकम होगी माइनस करके जो हमारे पास बचती है उसको हम बोलेंगे नेट इनकम। उसके बाद आपके पास इनकम टैक्स सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में जो इनकम टैक्स सिस्टम है, मीन्स हम इनकम पे करते हैं वो किसी इनकम टैक्स पे करते हैं किसी हिसाब से। इनकम टैक्स में सबसे पहले कहता है हमारे पास दो चीजें देखी जाती हैं। सबसे पहले चार्ज टू द इनकम टैक्स, कितनी कितनी इनकम आपकी कहता है इनकम टैक्स में चार्ज होगी। उनके लिए हमने सारे हेड पैसे जो पहले पढ़े हैं भी, जहां जहां से हमें इनकम होती है वो देखी जाएगी। फिर हमारे पास आता है रेट ऑफ टैक्स। हमारे पास टैक्स के रेट क्या है, ये फिक्स नहीं होने की अभी इतने रुपए आपको इतने इनकम पे देने होंगे। उन्होंने हमारे लिए स्लैब रेट बनाए हुए हैं। स्लैब रेट जैसे ये तो बुक में दिए हैं, ये तो पुराने स्लैब रेट है। हमारे पास जो नए स्लैब रेट हैं 2020 और 21 के लिए, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो नील है, लिख लीजिए। इनकम अप टू, जब आपके लिखा होना है इनकम अप टू दी 5 लाख तो नील है आपका। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख तक है तो 10% है। ये साथ में इसमें पॉइंट नोट कर लीजिए। 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%। थर्ड क्या है? थर्ड हमारे पास है 7.5 लाख से लेके 10 लाख तक, वो हमारे पास है 15%। अगर आपकी इनकम 10 लाख से 12.5 लाख तक है तो 20%। 12.5। हाँ जी। फिर 12.5 लाख से 15 लाख तक है तो 25%। 12.5 तक कितनी है सर? 12.5 तक तो है 20%, 10 लाख से 12.5 तक। अगर 12.5 से 15 लाख तक 25%, 15 लाख से अबव जितनी भी इनकम होगी तो वो 30%। ये जो हमारे रेट्स हैं फॉर इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल मींस जिनकी एज 60 साल से कम है उन लोगों के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें एक कंडीशन भी की हुई है। अगर कहता आपकी इनकम डायरेक्ट ही 5 लाख से ऊपर जा रही है, आपको उनको पता है कि आप स्टार्टिंग से ही 5 लाख से ज्यादा कमाते हैं, तो उनके लिए टैक्स स्लैब रेट फिर चेंज है। फिर उनके लिए 2.5 लाख तक होता है। 2.5 लाख तक नील, जिसकी स्टार्टिंग ही 5 लाख से है। अभी पता है भी जो बंदे पहले से ही टैक्स पे करते चले आ रहे हैं उनके इनकम पहले से ही पता है भी वो 2.5 लाख से ज्यादा दिखाते हैं, मतलब 5 लाख से ज्यादा इनकम दिखाते हैं, तो उनके लिए स्लैब रेट पुराने वाले ही हैं। उनके लिए नया स्लैब रेट नहीं है कोई। ये नया स्लैब रेट उन पर्सन के लिए है जो टैक्स पे करना पे ही नहीं करते, मीन्स जो अपनी इनकम वगैरह दिखाते नहीं थे। हाँ, आप दोनों दिखा सकते हो, उसमें दोनों दिखाओगे तो उसका बेनिफिट आपको ही मिलने वाला है। तो बोलेंगे हाँ एक्चुअल में आपको नॉलेज है इस चीज के बारे में। ये जो स्लैब रेट से गवर्नमेंट ने पास किए थे, उन्होंने बोला था कि हम 5 लाख तक उन लोगों को इनकम फ्री देंगे जो लोग रिटर्न्स वगैरह में अपनी इनकम नहीं दिखाते हैं अभी तक, मींस जो इनकम टैक्स नहीं पे करते हैं। अगर वो इनकम रिटर्न भरना चाहते हैं तो भरें। हाँ, जो पर्सन्स का पहले से ही चल रहा है इनकम टैक्स, जो परमानेंट भरते चले आ रहे हैं पिछले सालों में, इनकम टैक्स पे करते चले आ रहे हैं, उनके लिए स्लैब रेट तो वही है। लिख लीजिए उनके लिए स्लैब रेट क्या है। 15 लाख तो वापसी किमें 30%। 15%। हाँ, 15 लाख तो जितनी ऊपर होगी 30% लिखो। इंडिविजुअल स्लैब रेट की है ਉਹਦੇ ਲਈ 0 तो 2.5 लाख तक नील। इंडिविजुअल टैक्स कैलकुलेट 0% था। 0% नहीं, 0 तो 2.5 लाख तक नील, 2.5 तो 5 तक 5%, 5 तक 5%, 5 तो 10 तक 20%, above than 10 30%। लगी समझ भी ਜਿਹੜੇ above than 10 ਲੱਖ, हाँ जी 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ 30%। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਟਰਨਸ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਘੱਟ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਮਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ।
मीन्स होता जो फर्स्ट ऑफ सेलिब्रिटी है वो भी इंडिविजुअल्सली है, लेकिन जो जॉब वाले होते हैं वो भी अपना पे करते हैं। सबको पे करना होता है, सबको। गवर्नमेंट वालों को तो मैंडेटरी होता है कि वो फिल करेंगे ही करेंगे, बिना उनको पे किए उनका चलता नहीं है, उनको तो मैंडेटरी होता है। पहली बात तो गवर्नमेंट जॉब में आप हैं थे, आपके पास ये तो होगा नहीं, पैन कार्ड ही नहीं होगा, पैन कार्ड चाहिए। अगर आप मान लो इंटरव्यू देने चले गए, पास आपने पेपर एग्जाम क्लियर कर लिया, वहां पे डॉक्यूमेंट में आपका पैन कार्ड निकला नहीं तो आपका काटा लग गया, मीन्स आपको रखने वाले नहीं है वो, तो ये तो चाहिए होता है। और उनका इनकम टैक्स तो पे होना ही होता है हर बार। अपने आप ही सैलरी में से कट। ये क्लियर हो गया आपको। इंडिविजुअल के लिए है जिनकी एज 60 साल से कम है, समझ लीजिए इनको सेलिब्रेट को एक आगे काम आएंगे, छोड़ दो बातें। जिनकी एज 60 साल से कम है। दूसरी लिखिए सीनियर सिटीजन, जिनकी एज 60 साल से ज्यादा होती है, 60 और 80 के बीच में जिनकी एज है, ठीक है, उनको सीनियर सिटीजन बोलते हैं। जिनकी एज 60 साल से लेके 80 साल तक होती है। इनकी इनकम जो है 3 लाख तक नील, हाँ जी, 0 से 3 लाख तक नील होगा। 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 20%, अबव देन 10 30%। मीन्स कोई पर्सन जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए सिर्फ पहली कंडीशन चेंज होती है, 3 तक नील, 3 से 5 जो हो गया हमारे पास 5%, 5 से 10 20%, अबव देन 10 30%। इसके बाद अगर कोई पर्सन सुपर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर 5 से 10 20%, जो 80 से मोर है ना, हाँ जी, जो 80 मोर देन 10 से 30%। वही पीछे वाला स्लैब रेट है, लेकिन फर्स्ट वाला चेंज हो गया, मतलब कि 0 से 30। अगर आपके पास कोई पर्सन हैं जो सुपर सीनियर सिटीजन है, जिनकी एज 80 साल से ज्यादा है, तो उसका टैक्स रेट चेंज है, 0 से 5 लाख तक नील है वो। अगर कोई पर्सन सुपर सीनियर सिटीजन है तो 0 से 5 लाख तक वो नील होगा, 5 से 10 तक उसका 20%, अबव देन 10 से 30%। यही बड़ा चल जाएगा। यही हर जगह चलता है।